वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला को हमने शुरू कर दिया था और पहला लेक्चर आ चुका है। पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर पुराने प्रश्नों पर हमने अभ्यास किया है। परीक्षा का पैटर्न कैसा हो सकता है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, टॉपिक पढ़ना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं होता है बल्कि उसमें प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो जानना आवश्यक है। तो वो सब काम हमने पीछे कर लिया है, अब उसके संबंध में दोबारा चर्चा नहीं होगी। यहाँ हम आगे शुरू करने जा रहे हैं, मतलब अब यहाँ से थ्योरेटिकल रूप में हम आगे देखेंगे। जितने भी वन लाइनर फैक्ट हैं वो पहले दे रखे हैं, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, परिभाषाएं हैं, वो सब दी हुई हैं। कुल मिलाकर एक कंप्लीट कवरेज यहाँ पे किया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। तो ये छोटे छोटे लेक्चर हैं, इनसे नोट्स मेकिंग का काम करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, दूसरों को अगर दिखाना चाहते हैं तो शेयर करते रहिए। अगर आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। चलिए देखिए, इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं। पहला पॉइंट आपको क्या बताता है, और ये पूरा इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्यों का संकलन। पहला तथ्य या पहली जो लाइन है वो आपको बता रही है कि जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात के द्वारा किया जाता है। निर्धनों यानी गरीबों की संख्या का जो एस्टीमेट लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, वो गरीबी रेखा से नीचे के जनानुपात के द्वारा अगर होता है तो उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। निर्धनता का आकलन करने के लिए बहुत सारी विधियां प्रचलन में हैं और उसमें से एक ये भी है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगला वाला जो तथ्य है वो आपको ये बता रहा है कि न्यूनतम यहाँ देखिएगा, गैर खाद्य व्यय के साथ औसत प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता को पूरा करने लायक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी का है और शहरी क्षेत्रों में कितना है, 2100 कैलोरी। ये माना गया, मतलब एक मानक तैयार किया गया है कि 2400 गांव स्तर के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरों के लिए 2100 कैलोरी है, और इसी को निर्धनता रेखा के अंतर्गत रखा जाता है या निरपेक्ष निर्धनता रेखा इसे कहा जाता है। ये एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है, बॉर्डर लाइन है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 है क्योंकि वहाँ श्रम साध्य जीवन होता है, मेहनत करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और मेहनत करने वाले ही काम भी होते हैं, ऐसा मान के गवर्नमेंट चलती है। शहरी क्षेत्र में लोग काम तो करते ही हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन अक्सर कुर्सी पर बैठकर और कंप्यूटर की स्क्रीन में आंखें गड़ा कर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैलोरी कहाँ बर्न होती है ना, तो कैलोरी की खपत जो है वो शहरी क्षेत्र में कम होती है और ये सही बात है। तो उसी हिसाब से यहाँ रेखा भी निर्धारित की गई है कि निर्धनता रेखा जो है वो इसी रेंज पर रहेगी। अगले वाले टॉपिक में या अगला वाला जो पॉइंट है उसमें कहा गया कि भारत में निर्धनों की संख्या, ध्यान से देखें, निर्धनों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका जो अनुपात है वो पर्याप्त मात्रा में कम हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक गरीबी में कमी आई, ठीक है। और 1990 के दशक में पहली बार निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी हम उल्लेखनीय तौर पे देख रहे थे। देखिए, कमी तो पहले से ही आ रही थी, हालांकि बीच में हमारी अर्थव्यवस्था ने और हमारे देश ने बहुत कुछ झेला है, उतार चढ़ाव आए हैं। ऐसा नहीं था कि आज़ाद होने के बाद हमारा रास्ता साफ हो गया था और सब कुछ आसान। आज़ादी मिली तो उसके बाद तमाम चुनौतियाँ जो हैं वो सिर उठाने लगी। जैसे कि पड़ोसी जो है वो ज़मीन हड़पने के लिए तैयार हो गए, हमें गुलाम बनाने की मंशा से आगे बढ़ने लगे। उसके अलावा भूखमरी, सूखा, अकाल और तरह तरह की चीज़ें, महामारियाँ, ये सब, और अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा संकट, ये सब जो समस्याएं हैं ना, ये पीछे हमें धकेलने का काम करती रही। लेकिन उसके बावजूद हमने उन्नति की कोशिश की, तो उन्नति का प्रयास किया तो उससे निर्धनता की मात्रा कम हुई है, क्रमशः कम हुई है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि 1990 के दशक में एकदम से कम हो गई, ये कम होती आई है और उसके बाद 1990 का जो दशक था वहाँ पे हमें उल्लेखनीय तौर पे दिखाई दी। अब इसके बाद आप देखें कि कई वर्षों में सरकार निर्धनता कम करने के लिए 3 विधियों का इस्तेमाल करती है, 3 विधियों का प्रयोग करती है। कौन कौन सी है? तो पहला तो समृद्धि उन्मुख विकास होता है, ठीक है। विकास का जो ढांचा है वो कैसा होना चाहिए? समृद्धि उन्मुख होना चाहिए। इसके बाद विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये अलग अलग तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। और निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि गरीब असल में है कौन, और गरीब कौन है इसकी पहचान करने के लिए वही जो निर्धनता के मानक हमने पीछे देखे थे, उन्हीं में से कुछ को आधार बना के सरकार ये काम करती है। जब ये पता लग जाता है कि वास्तव में गरीबों की संख्या कितनी है, तो उनके वेलफेयर के लिए तरह तरह की स्कीम चलाई जाती हैं, निवारण कार्यक्रम, और उनकी जितनी भी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है और इससे काफ़ी सुधार आया है। अब इसके बाद देखें अगले पॉइंट को
इसमें कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप, यहाँ देखें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी होती है उसकी बात हो रही। तो कहा गया कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में ये समर्थ होती है, यानी किसी की मोहताज नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है तो दूसरे देशों से उसका संपर्क ही नहीं रहेगा, ये बात नहीं है। आज का जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है ना, जितने बड़े बड़े राष्ट्र हैं जो कि विकसित हो चुके हैं, विकासशील नहीं हैं, वो भी अपनी आवश्यकताओं के लिए जो दूसरे राष्ट्र हैं या दुनिया के दूसरे हिस्से हैं उन पर निर्भर होते हैं। लेकिन जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी होती है, जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसका उत्पादन वो स्वयं करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसे देश को हम कहेंगे आत्मनिर्भर। ये चीज़ हमने देखी। और ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी होती है, और पूंजी जब पर्याप्त है तो संसाधन होंगे ही। अब संसाधन में दो तरह के संसाधन होते हैं, एक तो भौतिक संसाधन जो कि जुटाए जाते हैं, और दूसरे होते हैं प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो है वो पूंजी पर निर्भर नहीं करते हैं, वो पहले से ही उस राष्ट्र के पास होते हैं। तो ये विरासत होती है प्रकृति की। ये सारी चीज़ें आपने देखी। अगला पॉइंट क्या बताता है कि वे अर्थव्यवस्थाएं जो कुछ मामलों में, इसे साफ कर लेते हैं। अब देखिए, ये वाला पॉइंट हम देख रहे हैं, पीछे का हमने कवर कर लिया है। वे अर्थव्यवस्थाएं जो कुछ मामलों में या कुछ क्षेत्रों में हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर हों, और कुछ मामलों में या क्षेत्रों में, वही बात है, तो कुछ मामलों और क्षेत्रों में अन्य देशों पर निर्भर हो। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। और सच्चाई की बात यह है, सत्य अगर स्वीकार किया जाए तो आज के समय में आत्मनिर्भर एकदम से कोई नहीं है और न हो सकता है। ठीक है, तो सभी जो है वो एक दूसरे पर कुछ न कुछ आवश्यकताओं के लिए निर्भर है। इसीलिए परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की तादाद दुनिया में ज़्यादा है। और यहाँ ये कहा गया कि कुछ देशों में संसाधन भरपूर हैं, लेकिन जो प्रौद्योगिकी है उसका अभाव है। जैसे आप पूरे अफ्रीका महाद्वीप को देखिए, इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। खनिज संसाधनों और प्राकृतिक धरोहर के मामले में ये पूरी तरह से समृद्ध है। ठीक है, समृद्धि है यहाँ पे, लेकिन जो विकास का ढांचा है वही कमज़ोर है। विकसित लोगों की संख्या कम है, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। हालांकि डेवलपमेंट अब यहाँ भी हो रहा है। तो वही बात यहाँ कही गई कि आवश्यक नहीं है कि आपके पास प्राकृतिक संसाधन है या जो खनिज संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में है तो इसका मतलब कि आप विकसित हो जाएंगे। उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे दुनिया के हिस्से हैं जो कि एक लंबे समय तक कॉलोनी के रूप में शोषित किए गए हैं, उनसे एक्सप्लोटेशन का काम किया है इन मित्र राष्ट्रों ने, यानी जितने भी यूरोपीय देश हैं उन्होंने, और अमेरिका ने भी। तो उनका शोषण इतना ज़्यादा हो चुका है कि उनके जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी बुरी तरह से हिल गए हैं और उनकी अर्थव्यवस्था भी टूटी हुई है। तो ये एक समस्या है। फिलहाल यहाँ ये कहा गया कि जो परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसमें संसाधन होते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी का अभाव होता है। तो अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी को डेवलप करने के लिए ये दूसरे देशों के संपर्क में आते हैं। ठीक, इसके बाद देखें अगले वाले को। वे अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर होती हैं उनको आश्रित कहा जाता है। ठीक है, अब ये पूरी तरह से निर्भर होती हैं। अगर दूसरा जो इन्हें आश्रय दिया हुआ है, जो इन्हें जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं वो उपलब्ध करा रहा है, वो पीछे हट जाए तो ये लोग भूखों मर जाएंगे, ये स्थिति होती। अब यहाँ देखिए, व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार का मतलब क्या होता है? व्यापार आप उसी चीज़ का करेंगे ना जिसकी डिमांड होगी, और डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी। डिमांड अगर है ही नहीं है तो सप्लाई करके आप क्या करेंगे? तो सप्लाई भी वहीं पर ठप हो जाएगी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टोबिन टैक्स, अब टोबिन टैक्स की डिफिनीशन है कि विदेशी विनिमय लेन देन पर यह लगाया जाता है। मतलब कर की परिभाषा क्या होती है? कर की परिभाषा ये है कि वो किस एवज में लगाया जा रहा है, यही उसकी मूल डिफिनीशन है। तो टोबिन टैक्स की भी जो डिफिनीशन है उसे आप देख रहे हैं कि विदेशी विनिमय लेन देन जो होता है उस पर यह लगाया जाता है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा विनियमित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड सर्किल में देखिए, जो आपका अच्छा दोस्त होगा उसी को आप कर्ज देने के लिए तैयार होंगे। जिसे आप जानते भी नहीं हैं उसे आप लोन कैसे दे सकते हैं, है ना? तो वही हाल यहाँ पे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी होता है। जो उसके सदस्य देश हैं, जिन्होंने उसकी मेंबरशिप ली हुई है, वही इससे कर्ज ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कर्ज ले लिया तो मनमाना उसको जहाँ मन किया वहीं खर्च करेंगे। ठीक, उसका भी एक सीमित दायरा होता है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, इसमें कहा गया अगले वाले पॉइंट में, जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, एक कोई भी मुद्रा है उसके मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में मुद्रा का कमज़ोर होना है। ठीक है, एक मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ रहा है दूसरे की तुलना में, मतलब यहाँ दोनों के बीच में तुलना की जा रही है।
तो ऐसे में हम कहेंगे कि वो जो मुद्रा है वो कमज़ोर पड़ रही है, उसकी जो स्थिति है वो अर्थव्यवस्था में कमज़ोर हो रही है। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है, लेनदार को लाभ पहुंचाती है। अभी पीछे हमने जब PYQs हल किए थे तो उसमें देखा था, वही चीज़ यहाँ पर लिखित तौर पे कही गई। 1991 यानी 1991 एक बड़ा आर्थिक संकट हमारे सिर पर आया था और जैसे तैसे हमने उसे टाला और आगे काफ़ी सारा डेवलपमेंट का प्रयास किया और उसमें हम सफल भी हुए। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था में उसी समय से घुस आया है। हालांकि हम इसे रोक नहीं सकते थे, देर सवेर आता ही, लेकिन उस समय एक झटके में हमने अपने दरवाजे दूसरों के लिए खोल दिए, मजबूरी थी। अब देखिए 1991 का जो आर्थिक सुधार था, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में FDI का अंतःप्रवाह बढ़ गया है, ठीक है। FDI का जो प्रवाह है वो एकदम से बढ़ गया है, मतलब ऐसा नहीं था कि पहले से धीरे तेज रफ्तार में हो रहा था। यहाँ जो प्रवाह था वो पहले से था तो सही, लेकिन इतना बेहिसाब नहीं था, अब बहुत तेज हो गया है। और विदेशी विनिमय कोष में भी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फायदा ही है। यहाँ देखिएगा स्वैट इक्विटी शेयर्स कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं। ये जो शेयर्स हैं ये कंपनी के कर्मचारियों के लिए ही आवंटित होते हैं, मतलब किस शेयर का पात्र कौन होता है ये इसमें मालूम होना चाहिए। अगला वाला जो है, इसमें कहा गया कि भारत में अधोगामी प्रकार की कर प्रणाली अपनाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अधोगामी कर प्रणाली क्या होता है, तो आगे हम कर की जो पूरी प्रणाली है, कर का जो पूरा सिस्टम है, टैक्सेशन है, उसको हम देखेंगे और उसमें कर कितने प्रकार के होते हैं, कर प्रणालियाँ कौन कौन से देश किस प्रकार की अपने यहाँ अप्लाई करते हैं, उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है, ठीक है। ये एक तथ्य है। गरीबी को घटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार और लैंगिक असमानता को कम करना, ये सब जो टारगेट रखे गए हैं, ये जो लक्ष्य बनाए गए थे, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में शामिल थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने समावेशी विकास को महत्व दिया, तवज्जो दी और बाकायदा उसके लिए स्थान बनाया अपनी पंचवर्षीय योजना के प्लान में, ठीक है। और उसके अंतर्गत ये सारे लक्ष्य रखे गए थे कि हम गरीबी को कम करेंगे 5 वर्ष के अंदर, रोजगार के जो अवसर हैं उनको बढ़ाएंगे। गरीबी कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को काम देना होगा, या तो आप मुफ्त बैठा कर खिलाइए तो वो काम हो नहीं सकता, तो रोजगार दिया जाएगा और लैंगिक असमानता जो है उसको कम किया जाएगा। इसके बाद अगला तथ्य हमें ये बताता है कि यदि प्राथमिक घाटा शून्य है, ठीक है, जो प्राथमिक घाटा है वो क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, तब उधार की राशि ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगी। लेकिन ये तभी होगा जब प्राथमिक घाटा 0 हो, अदरवाइज नहीं। इसके बाद अगला तथ्य यहाँ पे UNDP के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR जो है 2010 वाली, उसमें लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत होती, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सरकारी प्रतिभूतियाँ गिल्ट एंड सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं, ये देखिएगा। और बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण, जिसे कि मीगा कहा जाता है शॉर्टकट में, ये विश्व बैंक समूह से संबंधित है। विश्व बैंक समूह के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, इसको भी हम आगे विस्तार से देखने वाले। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की चर्चा हमने पीछे की थी, यहाँ थोड़ा सा और उसके विषय में है, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि आप समझ सकें। यहाँ ये बताया गया कि विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण अगर किया जाता है तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदाहरण है। विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म अगर बनाई जाती है तो ये भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदाहरण है। और विदेशों में नए स्टील संयंत्र या कोई भी इस तरह के संयंत्र लगाए जाते हैं तो वो भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। अगला तथ्य क्या बताएगा, तो अगला वाला तथ्य आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि गरीबी का जो आकलन भारत में किया जाता है, इस पूरे टॉपिक की शुरुआत ही हमने निर्धनता के आकलन से ही की थी। वहाँ हमने देखा था कि कौन कौन से पॉइंट इसमें लक्ष्य के तौर पे रखे जाते हैं। तो गरीबी के अनुमान के लिए जो विधियां हैं उसमें सिर गणना विधि है एक, मतलब सिरों को गिना जाता है यानी लोगों को गिना जाता है। दूसरा कैलोरी के आधार पे अंदाजा लगाया जाता है। और परिवार का जो उपभोग व्यय है उसके आधार पे भी पता लगाया जाता है कि कौन सा परिवार ज़्यादा गरीब है, कौन सा उसकी तुलना में ठीक है। तो ये सारी बातें। इसके बाद अगला तथ्य, और इसमें ये कहा गया कि मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI जो है, इसकी अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में पेश की गई थी। लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा 2010 में प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब ये शुरू, इसकी जो पहल है वो तो 1997 से ही हुई थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, संशोधन किए जाते हैं। और संशोधन करने के बाद एक नया सूचकांक सामने आता है जिसका नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। पहले क्या नाम था, मानव गरीबी सूचकांक, लेकिन गरीबी के भी बहुत सारे आयाम होते हैं, उसको देखते हुए 2010 में इसमें परिवर्तन किया गया।
परिवर्तन क्या किया गया, उसको हटा के इसको रख दिया गया। प्रतिस्थापन का ये मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट ये आ गया, सामने दिखाई देता है। इसके बाद देखें अगले वाले को, ये देखिए, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो कि दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है। ये शब्द आप देख रहे हैं, अनुवीक्षण, यह नीति आयोग के अंतर्गत आता है। मतलब ऐसा जो कार्यालय है ना, जो कि विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन का काम करता है। और किसका मूल्यांकन करेगा, तो जो दीर्घकालिक नीति है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, उसके संदर्भ में ये मूल्यांकन और अनुवीक्षण का काम करता है। तो ये नीति आयोग के अधीन काम करता है, ठीक है, नीति आयोग के अंतर्गत आता है। आप समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी का अपना ही एक स्थान है। हिंदी से आप बचकर भाग नहीं सकते। आप जिस भी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी और अच्छे लेवल की हिंदी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इसमें सफल होने का स्वप्न देख सकते हैं, है ना। हिंदी का एक पेपर है प्रीलिम्स में भी, और मेंस में तो भरकर है, आप जानते ही हैं। तो एक चीज़ बताइएगा, अनुवीक्षण का मतलब क्या होता है। अनुवीक्षण जो शब्द है, इसका आप हिंदी में सरल अर्थ बताइएगा। अंग्रेजी इसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको इसका हिंदी में सरल अनुवाद करके बताना है, सरल अर्थ बताना है। समझ लीजिएगा कि ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला प्रश्न है, जिसमें कि आपको शब्द देकर वाक्यांश पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं, तो ये आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं। गरीबी की संस्कृति का विचार आस्कर लुईस के द्वारा पेश किया गया था। अब किस अर्थशास्त्री के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया, कौन सा विचार दिया गया, थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। रॉबर्ट ई पार्क ने सबसे पहले, ये अर्थशास्त्री को आप याद रखिएगा, रॉबर्ट ई पार्क इनका नाम है। तो इन्होंने सबसे पहले सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की जो संकल्पना है, उसका प्रतिपादन किया था। इस थ्योरी को प्रपोउंड करने वाले व्यक्ति कौन है, ये रॉबर्ट ई पार्क है। यहाँ पर बात हो रही है मार्जिनल मैन की। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नहीं है, पॉइंट्स है। तो व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। सीधी बात है, व्यवसाय कोई भी स्थापित होता है तो उसमें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो एक व्यवसाय न जाने कितने लोगों को रोजगार देता है। अब ये उसके आकार पर निर्भर करता है कि कितने लोग उसके अंतर्गत समा सकते हैं। तो ये जो उद्यम होते हैं ना, ये रोजगार सृजन के लिए ही होते हैं। और यही वजह है कि आज के समय में सरकार आत्मनिर्भरता की ओर इशारा कर रही है कि हमसे नौकरियां मत मांगिए, बल्कि नौकरी देने वाला बनिए। तो बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने देश में वो स्थिति नहीं है कि हर व्यक्ति के पास बहुत अच्छी खासी पूंजी है। बहुत सीमित पूंजी वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, और वो एक निचले स्तर का या मध्यम स्तर का ही रोजगार कर सकते हैं। मतलब अपवादों की बात नहीं हो रही है, एक सामान्य औसत अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा उद्यम लगाने में कोई सक्षम नहीं है। मतलब ज़्यादातर लोगों की स्थिति यही है। ऐसा नहीं कि बहुत करोड़ों इन्वेस्ट कर दिया और रातों रात वो अरबपति और मतलब एक महंगी गाड़ी में घूमने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीमित संसाधन है, पूंजी की मात्रा सीमित है। तो अपना उद्यम शुरू करने के लिए भी तो पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वो भी पूंजी बहुत से लोगों के पास नहीं है, और ये कड़वी हकीकत है। तो ये एक बात है। और उसके अलावा एक मानसिकता पहले से चली आ रही है कि नौकरी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। आप एक बार पा गए तो फिर अपना काम करते रहिए, आपको एक बंधी बधाई सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन जो विकास की अनगिनत संभावनाएं होती हैं वो व्यवसाय में ही होती हैं, नौकरी में नहीं। ये एक हकीकत है। तो ये एक बात है। और बाकी जो जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पे नौकरी करने का ट्रेंड कम है। नौकरियाँ लोग छोड़ अपना काम शुरू करते हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश। लेकिन यहाँ अभी नौकरी से मोह भंग नहीं हुआ है। लोग 40 साल की उम्र तक सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हालांकि जुनून है तो गलत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप नौकरी को ही अगर सर्वस्व मान रहे हैं तो ये गलत है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें यह कहा गया कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाता है, या प्रतिगामी कर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी पूछना चाहिए। तो वो इसलिए कहा जाता है, यहाँ देखिएगा, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों से लगाए जाते हैं। ठीक है, दर जो है वो समान होती है। और यहाँ एक तथ्य छूट गया था। आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली चीज़ तो बैंक दर में वृद्धि, दूसरा नगद आरक्षित अनुपात जो है उसमें वृद्धि करना, और संवैधानिक तरलता अनुपात जो है उसको बढ़ाना। ये 3 ऐसे हथकंडे हैं या 3 ऐसे उपाय हैं जिनको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जब उसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है तब। ठीक है, अगले वाले टॉपिक को देखते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत सरकार के द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 27 नवंबर 2017। 15 वित्त आयोग, ये पीछे वाले जो हैं इनका आपको समय पता होना चाहिए, अध्यक्ष कौन थे ये मालूम होना चाहिए, उसकी 2-4 रिकमेंडेशन अगर चर्चा में है तो वो भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ हमने देखा 27 नवंबर 2017 को किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो NK सिंह थे। आयोग की जो अनुशंसाएं हैं यानी रिकमेंडेशन है वो 2020 से लेकर 25 के 5 वर्षों के लिए मान्य होंगी। तो ये इसकी रेंज है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं।
अगला जो यहाँ एक हेडिंग के तौर पे दिया हुआ है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में दिया है। इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है क्या? ये वस्तु और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। पहली चीज़, इसका काम क्या है वो आपको बता दिया गया। और इसकी गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय जो OEA है और औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब किसके माध्यम से ये संचालित होता है वो भी आपको बता दिया गया। ये एक मुख्य बात थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को हमने यहाँ पे एक छोटे दायरे में देखा, विस्तार से नहीं। अब नीचे वाले को देखते हैं। प्रविभाजित स्तंभ चित्र के द्वारा विगत 10 वर्षों में धान, गेहूं और मक्का के प्रतिवर्षीय उत्पादन को प्रदर्शित किया जाता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग चीज़ों के उत्पादन को व्यक्त करने का अपना अलग अलग होता है। और इसके बाद एक पॉइंट यहाँ ये बनाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का मौद्रिक प्राधिकरण, ठीक है, ये एक विशेषता। और भारत में मुद्रा बैंक की स्थापना तो किसी भी भारतीय नागरिक को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से, और ऐसे नागरिक को जिसके पास गैर कृषि क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियों के लिए एक व्यवसाय योजना है। मतलब उसके पास एक व्यवसाय स्थापित करने की योजना, प्लान होना चाहिए। और व्यवसाय जो है वो किस क्षेत्र का होना चाहिए? गैर कृषि क्षेत्र का, कृषि में नहीं। कृषि के अतिरिक्त जो भी आप करना चाहें उसके लिए एक अच्छी खासी योजना आपके पास होनी चाहिए। तो उस क्षेत्र में ये क्या करेगा? ऋण देने का काम करेगा, आपको सहयोग देगा। अब यहाँ देखिए, GST यानी अप्रत्यक्ष करों का गुच्छा, पोटली, वस्तु और सेवा कर अधिनियम, ये 101वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। मतलब संविधान में इसे शामिल किया गया और ये लागू होता है जुलाई 2017 में, आप जानते ही। भारत में पहला बैंकिंग रोबोट है और इसका नाम है लक्ष्मी। ठीक, ये आपने देखा। इसके बाद अच्छा नाम, भारत सरकार और भारत में जितनी भी चीज़ों या टेक्नोलॉजीज़ का निर्माण किया जाता है तो उनके नाम जो है वो बड़े सोच समझ कर रखे जाते हैं। और लगभग सारे ही देश ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नामों के मामले में क्रिएटिविटी कुछ ज़्यादा ही होती। अब इसके बाद देखिए बैंक दर। अब बैंक दर का मतलब क्या है? पीछे हम कई बार देख चुके हैं बैंक दर। अब यहाँ परिभाषा के तौर पे तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, जो देश का सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा जो आधिकारिक ब्याज दर ली जाती है उसी को कहा जाता है बैंक दर। इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि अपने देश में है, इसमें संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। ठीक, संसाधन जो है ना उसमें से एक हिस्सा पब्लिक सेक्टर के अधीन होता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो इसलिए होता है ताकि जो सक्षम लोग नहीं है, महंगे दाम चुकाने में समर्थ नहीं है, उनको सरकार अपना सपोर्ट देती है। और उसमें जो निजी क्षेत्र है उन्हें भी व्यवसाय करने की पूरी अनुमति होती है। वो अपना उद्यम लगा सकते हैं और अपने सामानों को बेच सकते हैं। अब अगले वाले को देखिए। 100 रुपये का नोट RBI गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 1 रुपये का नोट, उस पर किसका सिग्नेचर होता है बताइए। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए। नई पूंजी का अनुमानित प्राप्ति बढ़ने के फलस्वरूप, यहाँ देख रहे हैं आप, नई पूंजी जो है इस पे अनुमानित प्राप्ति बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना भी बढ़ जाती है। तो सीधी बात है भाई, नई पूंजी पर अगर प्राप्ति बढ़ने की संभावना दिख रही है तो इससे जो निजी निवेश वृद्धि की संभावना है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। लोग जब अच्छा आगम देखेंगे तो ज़्यादा निवेश करेंगे, है ना। तो ये एक बात है। आर्थिक सुधार 1991 वाला जो है, उस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। आगे देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ये संस्था आपको पता होनी चाहिए। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। दुग्ध उत्पादन से उसको बढ़ाने से संबंध इसका है। अब यहाँ देखिए, स्ट्रैटेजिक कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, ठीक है, वर्गीकृत स्ट्रैटेजिक एरिया है, जिसमें पहला नंबर आप देख रहे हैं, ये पॉइंट बना के दिया हुआ है। तो इसमें पहला है आपका परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, ये एक साथ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा परिवहन और दूरसंचार। तीसरे नंबर पर आएगा विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज पदार्थ। और चौथा आपका है बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं से जुड़ा हुआ। ये सब हमने यहाँ तक कवर किया है। तो इसके बाद अभी ये 1 लाइनर फैक्ट जो है, इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। हम स्पेनिश फ्लू वाला जो मामला है वहाँ से आगे देखना शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।